हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल स्पैक मन चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा नवंबर मंथ का करंट अफेयर स्टार्ट हो गया है। अक्टूबर तक का हम सारा करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं। नवंबर का भी आप ये मान लीजिए कल तक हमारा परसों तक एक आज, एक कल और एक परसों, या फिर आज या कल में हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा दिसंबर का बचेगा, जो कि अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भी 3 पार्ट में आएगा। हर मंथ 3-3 पार्ट में आ रहा है। अराउंड 2.5 आवर्स का बन रहा है, लेकिन कंप्रीहेंसिव कवरेज हो रहा है दोस्तों। और यूपी, पीसीएस, एचसीएस और सीजीएल, इवन हर कोई बच्चा इसको देख सकता है। इस सम की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ का लुत्फ उठाइए। अब ये पॉलिटी का हम जो डिस्कस करेंगे, इसमें क्या होगा, पार्ट 1 में पॉलिटी, गवर्नेंस और इकोनॉमी करेंगे। पार्ट 2 में हम साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट करेंगे। और पार्ट 3 में एज यूजुअल जो हमारे वन लाइनर होते हैं, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, ये सब हमारा पार्ट 3 में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉलिटी से। ये हमारा पॉलिटी का लेक्चर है, सॉरी पॉलिटी का करंट अफेयर है। थोड़ा इसको ब्लैक दूसरे कलर का कर लेते हैं दोस्तों, वाइट हो रखा है। ठीक है। तो हमारा क्या है, पहला आर्टिकल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कौन अपॉइंट हो गए हैं? 53rd है, सूर्यकांत जी। ये हरियाणा के हैं, पेटवाड़ गांव के। ठीक है। और क्या होता है, काफ़ी लोग आपने देखा होगा, ये इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी जज वाला नहीं है। नहीं तो जुडिशरी में आपने देखा होगा बहुत सारा नेपोटिज्म है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, वो उनका बैकग्राउंड ही उनके फादर्स, उनके किसी पैटर्नल मैटरनल साइड जज वाला ही होता है। बट काफ़ी टाइम के बाद ये कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है। ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 24 नवंबर को इन्होंने BR गवई जी को सक्सीड किया है। उसके बाद क्या है, स्टेटिस्टिक एंड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल देख लेते हैं, जो कि सीजीआई के बारे में। सीजीआई का जो है वो 124(2) सब क्लोज 2 के तहत इसके साथ इसको गवर्न किया जाता है, इसके अपॉइंटमेंट को। और प्रेसिडेंट क्या है, सीजीआई को इन कंसल्टेशन विद आउटगोइंग सीजीआई एंड सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करके इसको अपॉइंट करता है। और इनकी रिटायरमेंट एज क्या है, 65 ईयर्स है। ठीक है। सारे जजेस की है, इंक्लूडिंग सीजीआई ऑल्सो। ठीक है। आर्टिकल 124 है, ये आप याद रखना इसमें। और सुप्रीम कोर्ट जज क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 5 ईयर्स का हाई कोर्ट या 10 ईयर्स का एडवोकेट हाई कोर्ट में होना चाहिए, और डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है। 124(3) के तहत सबसे ईजी क्लोज ये है दोस्तों, जो भी प्रेसिडेंट को लगे कि ये बंदा डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट की ओपिनियन में रिसेंटली पिछले कुछ सालों में, 5-10 सालों के अंदर कौन कौन ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे। कॉलेजियम, सीजीआई जिसको हेड करता है, कॉलेजियम सिस्टम को, जिसमें सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो कि आपके अपॉइंटमेंट करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की। उसके बाद नेशनल जुडिशियल एकेडमी हेड करता है, और नालसा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हमारा संविधान के कुछ पार्ट लागू हो गए थे 1949 में। उसके बाकी पूरा 26 जनवरी 1950 को हुआ था, है ना। के फुल फोर्स में 26 जनवरी 1950 में आया था। और 26 नवंबर को कुछ पार्ट्स लागू कर दिए थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसको लेट लागू करने का कि भाई 26 जनवरी का वेट क्यों किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो मैं बता देता हूँ कि रावी नदी के किनारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज्य की जो शपथ ली थी, है ना, कि भाई हमारा फुल जो हमारा अपना राज्य होगा, उसकी जो बात हुई थी वो इधर 26 जनवरी 1929 के आसपास हुई थी। तो इसलिए 26 जनवरी का दिन है वो महत्वपूर्ण के तौर पे माना गया था, इसलिए इसको थोड़ा डिले करके कॉन्स्टिट्यूशन को जो पूरा फोर्स में लाए थे वो 26 जनवरी 1950 को लेके आए थे। तो हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, हमारा देश रिपब्लिक बन गया था। अब की बार की थीम क्या थी, अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवर प्राइड। ठीक है। और ये पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया था 2015 में मनाया था, BR अम्बेडकर के 125वें बर्थडे एनिवर्सरी के बाद। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है। और मेंबर्स जो ओरिजिनली थे तो 389 थे, लेकिन आफ्टर पार्टीशन 299 हो गए थे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग वाले थे वो पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद क्या है, नेशनल लीगल सर्विस डे है 9 नवंबर को। वैसे तो इसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। मार्क द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 को। ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस टू ऑल, आर्टिकल 3
39A DPSP में आता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत, उसमें इसके बारे में बात की गई है। एक्ट्स क्रिएटेड नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, लोक अदालत, लीगल अवेयरनेस एंड एड क्लिनिक्स। नालसा चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऊपर पढ़ा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद क्या है, 8th पे कमीशन, अभी उसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस भी आ गए हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि एक डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात होंगी और उसमें इनको टाइमलाइन दिया जाता है कि भाई 18 महीने के अंदर डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इनको रिपोर्ट सबमिट करनी है। और ये होता क्या है, पे कमीशन, जैसे सरकारी जो लोग होते हैं उनकी पे रिवीजन होता है। 7 आ चुके हैं, हर 10 साल में आता है। 2016 में पिछला आया था, तो अभी 2017 में ये आएगा, सॉरी 2016 में पिछला आया था, 2026 में अब ये 8th आ जाएगा, ये 7th आया था इधर। तो 8th के जो हमारे चेयरमैन बनी हैं वो हैं रंजना प्रकाश देसाई, चीफ जस्टिस हैं, सॉरी रिटायर्ड जस्टिस हैं ये। और जनरली जो पे कमीशन होते हैं उनको जजेज ही हेड करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें एक घोष जी हैं जो IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर रखे गए हैं, और एक जो नोडल करके होता है ना, सेक्रेटरी जनरल के तौर पे, जो सेक्रेटरी जो लिंक करते हैं, मीटिंग जैसे कन्वीन करेंगे, मीटिंग जो बुलाएंगे, वो अभी रखे थे पंकज जैन जी, जो कि कौन है, PON जी, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो ये 3 लोग रखे थे और रंजना देसाई जी को इसका हेड बनाया गया है, ठीक है, चेयरपर्सन बनाया गया है इसका। और ये 1 जनवरी 2026 से ये चीज़ें, रिकमेंडेशन जो ये देंगे वो इफेक्टिव हो जाएंगी। मान लो इसको टाइम लगेगा 2026 पूरा ही ये लोग निकाल दें, और 2027 में जाके अगर रिकमेंडेशन देते हैं तब भी बैक डेट से एरियर मिल जाएगा लोगों को, ठीक है। CPC's रिवाइज सैलरीज, पेंशंस, अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। लास्ट कमीशन था जो 7th CPC इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2016। जस्टिस देसाई ने क्या क्या चेयर किया है, डिलिमिटेशन कमीशन और लोकपाल सर्च कमेटी, ये भी इसने पहले चेयर की हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC, 30th अमेंडमेंट बिल जो है वो, उसके बारे में बात करते हैं कि जो BJP MP है अपराजिता सारंगी जी, वो चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं JPC एग्जामिनिंग 30th अमेंडमेंट बिल। की प्रोविजन क्या है बिल में कि जो मिनिस्टर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर 30 days और मोर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्रियल ऑफिस, ठीक है, ठीक है। ये 130th, ये दोस्तों ये थोड़ा सा ये 130th कर लो, क्योंकि अभी 30th अमेंडमेंट तो कुछ नहीं चल रहा बिल इंडिया में, एक्ट ही बन चुके हैं 108 के आसपास, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये 130th है इधर, ठीक है। और 31 मेंबर JPC है, 31 मेंबर JPC है, और 130th अमेंडमेंट बिल है, जिसमें कोई अगर कन्विक्ट होता है, सेंटेंस होता है 30 या 30 से दिन ज़्यादा कोई मिनिस्टर, तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा मिनिस्ट्रियल ऑफिस से। तो उसके बाद क्या है, JPC वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये पावर रूल ऑफ प्रोसीजर से डिराइव करती है, और ये एडॉक कमिटीज़ में आती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी अभी। जैसे क्या है ना, यूज्ड फॉर इन डेप्थ स्क्रूटनी ऑफ द मेजर बिल्स एंड स्कैम्स, जैसे 2G बोफोर्स और VVHP हेलीकॉप्टर, इन सब के लिए पहले भी JPC बनी हुई है। तो JPC जो काफ़ी डिटेल स्टडी के लिए होती है, स्क्रूटनी करती है बिल्स वगैरह की, और मेंबर्स क्या होते हैं, बहुत लोकसभा और राज्यसभा से होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये इस तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटी का थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको दिया है इधर। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या क्या है, एक तो होती है परमानेंट स्टैंडिंग, परमानेंट नेचर की होती हैं, ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती हैं हर 1 साल में। और जो एडॉक कमेटी होती है टेम्प्रोरी, वो जैसे सिलेक्ट कमेटी हुई या जॉइंट पार्लियामेंट्री या JPC, इस तरीके की होती है एडॉक कमेटी, कभी कभी बनती है पर्टिकुलर रीजन्स के लिए। जो स्टैंडिंग कमेटी होती हैं उसमें क्या है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड DRSC भी होती हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, फिर फाइनेंशियल कमेटी होती हैं, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल होती हैं, और कमेटी रिलेटिंग टू डे बिजनेसेस होती हैं, कमेटी टू इंक्वायर होती हैं, और हाउस कीपिंग कमेटी। देखो इतनी तरीके की कमेटी होती हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल वाली होती हैं, फाइनेंशियल कमेटी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आप डेप्थ में स्टडी करना, ठीक है। और बाकी जैसे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हैं, जैसे इसमें 24 मेंबर होते हैं, सॉरी नंबर में 24 हैं, टोटल 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं, जिसमें से शायद 16 लोकसभा की हैं और 8 राज्यसभा की हैं, और हर एक में 31 मेंबर हैं, और 31 मेंबर में से 21 मेंबर लोकसभा के हैं और
10 मेंबर राज्यसभा के हैं। टेन्योर 1 साल का रहता है। एग्जामाइन करती जितने भी बिल, ग्रांट्स और मिनिस्ट्रीज को दिए जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है। उसके बाद क्या, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल में क्या है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस है, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, कमेटी ऑन पेपर्स लेट ऑन टेबल है, कमेटीज ऑन वेलफेयर ऑफ SC/STs है, कमेटीज ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ऐसे करके डे टू डे बिजनेसेस के लिए जैसे कौन कौन सी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, कमेटी ऑन प्रिविलेज मेंबर्स बिल्स एंड रेजुलेशन की है, रूल्स कमेटी है, और कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर है। जैसे एक करके मैंने याद रखा था, जनरल पर्पज, रूल्स एंड JRB बिजनेस। इन तीनों का जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। जनरल पर्पज, रूल्स कमेटी एंड बिजनेस, इन तीनों का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, वो अपना लोकसभा स्पीकर होता है। तो इसमें देख लेना, रूल्स कमेटी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और जी से कौन सा था, जनरल पर्पज कमेटी, ठीक है। इन तीनों का होता है। उसके बाद कमेटी टू इंक्वायर कौन होती है, कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेज एंड एथिक्स कमेटी, ये भी सब है। जनरल पर्पज कमेटी, हाउस कीपिंग में क्या है, जनरल पर्पज कमेटी, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी और जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। अब डिटेल में हम जान लेते हैं अपनी फाइनेंशियल कमेटीज जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, इसमें 22 मेंबर होते हैं। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, लेकिन लार्जेस्ट है और सबसे ज़्यादा मेंबर क्या है, लोकसभा ओनली है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या है, 22 मेंबर है, वही 15/7 जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में है। चेयरपर्सन क्या होता है, लोकसभा का MP होता है, यूजुअली अपोजिशन से रखा जाता है। एस्टिमेट कमेटी में क्या होता है, रूलिंग पार्टी का MP होता है। लोकसभा राज्यसभा किसी का भी MP हो सकता है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में ये एग्जामाइन करती है कैग की रिपोर्ट, लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर वगैरह को चेक करती है, ठीक है। कैन नॉट एग्जामाइन पॉलिसीज एंड ओल्डेस्ट कमेटीज़ को एग्जामाइन नहीं कर सकती। ये लार्जेस्ट कमेटी है जिसमें सारे मेंबर लोकसभा के हैं। बजट एस्टिमेट्स को एग्जामाइन करती है और इकोनॉमिक और एफिशिएंसी को सजेस्ट करती है। उसके बाद क्या है, एग्जामाइन PSUज फंक्शनिंग एंड कैग रिपोर्ट को कौन करती है, ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जितनी भी PSUज की रिपोर्ट है उनको ये स्टडी करती है, फोकस ओनली ऑन PSUज, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यू लेबर कोड आए हैं 21 नवंबर 2025 से फुली इम्प्लीमेंट हो गए हैं, ठीक है। तो ये चारों का नाम है, इससे ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और आपको ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ने हैं तो मेरा जो EPFO का एक लेक्चर सीरीज चलाई थी ना मैंने, लेबर लॉज वाली, उसको देख लेना। थोड़ा सा और आइडिया अगर आपको चाहिए कि क्या है, सबके अंदर क्या क्या सब्ज्यूम हुआ है, ये सब मैंने उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। कोड ऑन वेजेज एक्ट, कोड बोलते हैं, कोड ऑन वेजेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन वाला कोड, ये है 4 कोड है। इसमें क्या क्या होता है, देखो मैं आपको एक मोटा मोटा बताता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, फिर उसके बाद कितने मेंबर पे क्रैच फैसिलिटी होगी, कितनों पे सेफ्टी ऑफिसर होगा, कितने पे वेलफेयर ऑफिसर होगा, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होंगी। इन सब में अलग अलग चीज़ें, मिनिमम वेजेस कितने माने जाएंगे, कितनी छुट्टियाँ अलाउड होंगी, ये सब, वीक कितने डे कितने घंटे का होगा, फिर वीक में कितने दिन काम करना है, एक बार संडे को छुट्टी मिली तो संडे कितने दिन तक चेंज नहीं हो सकता कि भाई 3 महीने तक, ये सब उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, आप देखना। ये सारे लॉज को हटा के 4 कोड में बना दिया है, ठीक है। ये देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लेबर है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, लिस्ट 3 में बोथ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेट कर सकते हैं उस पर, ठीक है। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस एंड वर्कर वेलफेयर दोनों को इंश्योर करता है। फिर क्या है, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम हो गए हैं। ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन स्टार्टेड ऑन 7 नवंबर 2025 को इसका कमेमोरेशन स्टार्ट हो गया है। 150वीं एनिवर्सरी है अपने वंदे मातरम की, कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये पहली बार पब्लिश हुआ था आनंद मठ में 1882 में, ठीक है। और फर्स्ट जो पहली बार गाया गया था पब्लिकली 1896 में गया था, कांग्रेस सेशन कलकत्ता बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको कंपोज किया है और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कलकत्ता के सेशन में, कांग्रेस के सेशन में 1896 में पब्लिकली इसको गाया था, ठीक है। और आनंद मठ में पहली बार ये पब्लिश हुआ था। तो अगर हम देखें 50 साल मतलब 1875 में ये लिखा गया था, ठीक है, आनंद मठ में। और पहली बार इसको डिजाइन किया गया था, उसके बाद पब्लिश हुआ था 1882 में। और पहली बार गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम 1896 में INC के सेशन में, ठीक है। और ये इसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, नेशनल सॉन्ग का स्टेटस है।
और किसी भी आर्टिकल में इसको डिफाइन नहीं है, बस ट्रेडिशनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। मीनिंग आई प्रेज दी मदरलैंड, है ना, मैं मदरलैंड की, अपने भारत माता की, अपनी मातृभूमि की तारीफ करता हूँ। ठीक है, ओके। आगे बात कुछ इलेक्टोरल और स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में है। नीतीश कुमार जो है 10th टर्म चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बन गए हैं। ठीक है, और जो सीएम अपॉइंट किया जाता है गवर्नर करता है आर्टिकल 164 के तहत। बिहार में बाई कैमरल लेजिस्लेशन है 168 आर्टिकल के तहत। बाई कैमरल मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा ये नीतीश जी हैं, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी इसकी ओथ सेरेमनी पे गए थे। उसके बाद क्या है, इलेक्टोरल रोल क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है SIR। इलेक्टोरल कमीशन अक्टूबर नवंबर 2025 का नोटिफिकेशन क्या है, 12 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में SIR को बताता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, ये डोर टू डोर वेरिफिकेशन है बाय बूथ लेवल ऑफिसर्स, नॉट मेयरली वेरीफाइंग यूजिंग ओल्ड रिकॉर्ड्स। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ओल्ड रिकॉर्ड देखे उनको वेरीफाई किया, घर पे जाएंगे, डोर टू डोर विजिट होगी, वो बंदा रहता है नहीं है, मर गया, जिंदा है, कहाँ रहता है, उस सब के बारे में पूरी जानकारी इसमें लिखी जाएगी और एक नई वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ये क्या है, रिवीजन एक्सरसाइज है जो टाइम टू टाइम होती रहती है। शायद ये 7th है, इससे पहले 6 बार भी हो चुकी है और हर प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे हो चुकी है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू टू इंदिरा एंड देन राजीव एंड देन अटल बिहारी एंड देन ऑल मनमोहन सिंह, सबके टाइम पे हो चुकी है। हाँ, इस मोदी गवर्नमेंट में आई थिंक ये पहली बार हो रहा है 11 साल में। इट कुड हैव बीन डन अर्लियर ऑल्सो, बट ठीक है। ये अपडेट रोल्स विद एडिशंस डिलीशंस एंड करेक्शंस ये सब किया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, बट जो एक्सरसाइज है वो स्टेट्यूटरी है। ECI का जो स्टेट्यूटरी और सुपरवाइजरी पावर है उसके तहत इसको किया जाता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और आर्टिकल 324 से जो ये डिराइव करता है इलेक्शन कमीशन। पर्पज क्या है, वेरीफाई वोटर लिस्ट यूजिंग 20 साल के ओल्ड रिकॉर्ड्स, रिमूव डुप्लीकेट डिसीज्ड वोटर माइग्रेंट एंट्रीज एंड एंश्योर प्योरिटी ऑफ रोल्स। स्टैटिक पॉइंट क्या है, ECI पावर्स डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 324। फिर वही क्या है, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। वोटर एलिजिबिलिटी क्या है, 18 ईयर्स है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1988 के आसपास, तब उसको 21 से घटा के 18 कर दिया था। ठीक है, ये बताइए 98 था या 9 था, मुझे थोड़ा इस पर डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस के बारे में आर्टिकल देखते हैं हम क्या है। नेशनल वाटर अवार्ड्स ये का 6th एडिशन है। महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक मिला है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में। ठीक है, और गुजरात और हरियाणा ने इसको फॉलो किया है, पहले पे महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात और फिर आपका हरियाणा, किसमें, बेस्ट स्टेट कैटेगरी, जो कि वाटर स्टोर करते हैं, मतलब वाटर को प्रिजर्व करते हैं या वाटर के बारे में जो बेस्ट स्टेट है। ठीक है, नॉर्थ जोन डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में मिर्ज़ापुर यूपी टॉप द लिस्ट, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो मिर्ज़ापुर ने टॉप किया है। ये UPPCS वालों के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र का पहला है, ये याद रखना है। और ये क्या है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। अवार्ड प्रमोट करता है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, रिजुवनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। महाराष्ट्र क्रेडिटेड फॉर वाटर सेट डेवलपमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स एंड जल जीवन मिशन परफॉर्मेंस, इन सब के लिए महाराष्ट्र को क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण क्लीनेस्ट एंड डर्टीएस्ट सिटी के बारे में निकल के आया है। 2025 की रैंकिंग डिक्लेयर क्या करती है कि डर्टीएस्ट जो सिटी है वो मदुरई है, फिर लुधियाना है और फिर चेन्नई है। 2 साउथ की हैं और एक सीधी पंजाब की है। ठीक है, मदुरई, लुधियाना एंड चेन्नई। उसके बाद क्लीनेस्ट सिटी में कौन कौन आता है, इंदौर, फिर सूरत और फिर नवी मुंबई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, सुपर स्वच्छ लीग में है ये। तो पिछली बार जब रैंकिंग आई थी तो इनको तो लीग से ही बाहर निकाल देता, शायद फिर अहमदाबाद टॉप आया था, क्योंकि इंदौर और सूरत को तो सुपर स्वच्छ लीग में डाल देता 7 स्टार रेटिंग वाली उसमें, और वो जो रैंकिंग आती है वो 5 स्टार तक आती है। कभी कोई आर्टिकल आएगा तो फिर अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो कंडक्ट किया जाता है महुआ। महुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, इंदौर हैज़ बिन नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी फॉर 7 कंजिक्यूटिव ईयर्स, है ना। इंदौर लगातार 7वीं बार ऐसा है कि जो क्लीनेस्ट सिटी में रैंक 1 पे रहा है। और रैंक क्या है, इवेलुएट करती है किस किस के बेस पे, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के बेस पे, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे, सिटीजन्स की फीडबैक पे, और ओपन डेफिकेशन फ्री सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब क्या होता है कि आप कोई सोच खुले में सोच नहीं जा रहा है। अब तो ये ODF+, ODF++ ऐसे करके भी बार में कि कितने लोग क्या टॉयलेट घर पे है, टॉयलेट है तो कौन सी है, मतलब इस तरीके की कुछ कुछ रैंकिंग करके निकाली थी। उसके बाद क्या है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान बराप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
ठीक है। तेलंगाना ने टॉप किया है ब्राप में। 2024 की जो ब्राप रैंकिंग आई, रिलीज बाय DPIIT। ठीक है, DPIIT क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने रिसीव किया है रिकॉग्निशन फॉर इम्प्रूवमेंट अंडर द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में। ठीक है, तेलंगाना ने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश ने हाईएस्ट इंप्रूवमेंट किया है, ये याद रखना आप। ठीक है, तेलंगाना ने इन जनरल टॉप किया है ब्राप में, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में 24 में, 2024 के उसमें आंकड़ों में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस के बारे में बताता है, और उत्तर प्रदेश ने इसमें इम्प्रूवमेंट हाईएस्ट ऑब्जर्व किया है। ये 350 प्लस रिफॉर्म्स पॉइंट्स पे इवेलुएट करता है, जैसे अलॉटमेंट, लेबर रिफॉर्म्स, ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म क्लियरेंस वगैरह, इन सब पे, और इसको अलाइन किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, याद रखना ब्राप, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। DPIIT निकालता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेशनल मराइन फिशरी सेंसस फुली डिजिटलाइज्ड हो गया है। इंडिया लॉन्च फर्स्ट फुली डिजिटाइज्ड मैराइन फिशरी सेंसस कवरिंग 1.2 मिलियन फिशर फैमिलीज। 1.2 मिलियन बोले तो 1 मिलियन 10 लाख, मतलब 12 लाख के आसपास जो फिशर फैमिलीज हैं उन सबको ये मैप करेगा, है ना, इन सबको कवर करेगा, और फुली डिजिटाइज्ड मैराइन फिशरी सेंसस हो जाएगा। ऐप, मोबाइल ऐप कौन सी यूज होएगी, व्यास भारत एंड व्यासूत्रा। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ये पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या कंडक्टेड कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग के अंडर जो आता है। उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एनहेंस करती है 22 मिलियन मैट्रिक टन बाय 2025 तक फिश प्रोडक्शन को लेके जाना है। ठीक है, और सेंसस कैप्सूल्स, हाउस होल्ड वेसल, फिश लैंडिंग सेंटर एंड सोशियो इकोनॉमिक, ये तो सेंसस जो कैप्चर करेगा ये सब है। हाउस होल्ड वेसल्स के, हाउस होल्ड के बारे में, वेसल्स के बारे में, फिश लैंडिंग सेंटर्स के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक डाटा के बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भारत नेट स्कीम है, पंजाब बिकेम द फर्स्ट फुली इम्प्लीमेंटेड स्टेट हो गया है। पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट स्कीम अक्रॉस द एंटायर स्टेट। इसमें इससे ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन है नहीं कि भारत नेट क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये क्या है ना, वन लाइनर इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है कि पंजाब जो बन गया है वो अमेंडेड जो भारत नेट स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला एंटायर स्टेट में पंजाब पहला स्टेट बन गया है। भारत नेट इज ए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोग्राम है, ये याद रखना आपको। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL इसको इम्प्लीमेंट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं उनको फाइबर नेट बेस्ड इंटरनेट से कनेक्ट करना है। सपोर्ट करेगा डिजिटल इंडिया प्लस ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी को, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें इतना याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने फिर भी सारा एक बार कवर कर दिया है कि भाई जो भारत नेट है वो अमेंडेड वाला है, उसको फुली इम्प्लीमेंट करने में स्टेट में पंजाब पहला स्टेट बन गया है। और है क्या, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोग्राम है जिसमें 2.5 लाख के आसपास पंचायत को फाइबर बेस्ड इंटरनेट से कनेक्ट करना है। उसके बाद CM फ्लाइट स्कीम आसाम की है, फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव है। CM फ्लाइट स्कीम वाज लॉन्च्ड इन गुवाहाटी टू ट्रेन यूथ इन फॉरेन लैंग्वेजेस, और किससे स्टार्ट होएगी, जापानीज से। ठीक है, ये कहाँ की है, एशियन मतलब असम की है। और इसका क्या है, मेन पर्पज़ क्या है, जो एशियन कंट्रीज़ है ना, जो एशियन की 10 कंट्रीज हैं उनके सब के नाम बताना, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड। ठीक है, इन सब का बताना मुझे, इंडोनेशिया, तो इन सब का 10 के 10 का नाम बताना। और एशियन में फिर आगे जापान वगैरह, ये तो अलग कंट्रीज़ हैं, कोरिया, साउथ कोरिया, इन सब में उनको प्रिपेयर करना है ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, या फिर बेसिकली आसाम के लिए बोलो आप। ठीक है, ये इंडिया की एक्टिस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करती है स्कीम, और हेल्प यूथ फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन जापान, सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, इन सब में हेल्प करती है। ट्रेनिंग इंक्लूड्स लैंग्वेज प्लस वर्क कल्चर प्लस स्किल डेवलपमेंट, तीनों पे काम करेगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, हेल्थ गवर्नेंस अचीवमेंट क्या है, द कैंपेन ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किए हैं। क्या क्या, इंक्लूडिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन स्क्रीनिंग ऑफ फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड वाइटल साइन मॉनिटरिंग। ठीक है, इन तीनों कैटेगरी में, जैसे एक तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा, फिर ऑनलाइन स्क्रीनिंग्स ऑफ फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड वाइटल साइन मॉनिटरिंग, इन तीनों के केस में 3 गिनीज रिकॉर्ड किसने, कौन सी कैंपेन ने, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, हेल्थ गवर्नेंस का जो एक कैंपेन है उसके अचीवमेंट के बारे में बात करो तो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने अचीव किए हैं। इससे ज़्यादा इसमें कोई काम का नहीं है।
वैसे इन जनरल आर्टिकल भी कम काम का है, फिर भी पढ़ लिया। इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी क्या है? कोटा, राजस्थान। बस इससे ज़्यादा इसमें काम का नहीं है। उसके बाद क्या है? फर्स्ट ई स्पोर्ट्स एरेना विशाखापट्टनम में। ये फर्स्ट वाले हैं तो इसलिए रखा गया है और इतना ही काम किया है। इंडिया का फर्स्ट ई स्पोर्ट्स एरेना विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विशाखापट्टनम, मार्किंग ग्रोथ इन डिजिटल गेमिंग एंड स्पोर्ट। बस ठीक है। पार्ट ऑफ इंडियाज एमर्जिंग ई स्पोर्ट इकोसिस्टम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या है? यूपी गवर्नेंस इनिशिएटिव गोमती रिवर रिजुवनेशन मिशन। यूपी गवर्नमेंट ने क्या है? अप्रूव कर दिया है गोमती रिवर रिजुवनेशन मिशन को, टू क्लीन रिवर एंड रिस्टोर इट्स नेचुरल फ्लो। बस और गोमती के बारे में डाल लेते हैं। गोमती क्या है? पीलीभीत से ओरिजिनेट होती है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और इशूज क्या है? एनक्रोचमेंट है, वही सीवेज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ये टारगेट, ये हमेशा हर के इशू यही होते हैं। सिमिलर मिशन क्या है? नमामि गंगे, रिजुवनेशन ऑफ यमुना, फ्लड प्लेन्स वगैरह का भी सिमिलर मिशन चले हुए हैं। ठीक है। उसमें थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं क्या है, थोड़ा इसके इधर आ जाइए। मिशन क्या है? रिवर रिवाइवल जो है उसमें 42.3 करोड़ का कुछ फंड एक्सपेंडिचर होगा और टोटल स्ट्रेच क्या है? 94 किलोमीटर का है। और इसमें टोटल रिवर कौन कौन सी रिवाइव होंगी? एरिल, मंदाकिनी, कर्णावती, वरुणा, मोरना, गोमती, ये सब के लिए है ये इतना फंड, इतने किलोमीटर। और लॉन्गेस्ट स्ट्रेच इसमें किसका रहेगा? 94 में से 47 किलोमीटर रहेगा गोमती, जो कि पीलीभीत में है। और यहाँ गोमती के बारे में थोड़ा अलग से और भी इन्फॉर्मेशन है कि फ्रॉम फुल हर लेक इन मांडो तांडा विलेज पीलीभीत, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, जो कि आपको यूपी पीसीएस के में पूछी भी जा सकती है कि मांडो टंडा विलेज पीलीभीत में जो है वहाँ एक फुलहार लेक है, उससे ये ओरिजिनेट होती है। लेंथ इसकी 940 किलोमीटर है, फ्लोज एंटायरली इन यूपी में इसको फ्लो करती है। कन्फ्लुएंस क्या है? इन गंगा से मिल जाती है एट कैथी, गाजीपुर, बॉर्डरिंग वाराणसी। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से कवर करती है? सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर एंड जौनपुर। ठीक है। ड्रेन एरिया है क्या है? 30,437 किलोमीटर स्क्वायर का इसका ड्रेनेज एरिया है। और हैज अराउंड 24 ट्रिब्यूटरीज इसकी छोटी छोटी हैं, जिसमें साई, कथीना, भैंसी, सरायन, गोन, रेत, पीली, कल्याणी, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। ये आप देख लेना, थोड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन है ये। उसके बाद क्या है? इकोनॉमी के कुछ आर्टिकल्स हैं, इकोनॉमी के आर्टिकल्स और कवर करते हैं हम। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये आईएमएफ की रैंकिंग के हिसाब से आपने पहले भी पता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है अब तो। ठीक है। शायद जून जुलाई के भी आर्टिकल्स में ये था। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इंडिया की जो रैंक है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है। ठीक है। जापान को हमने सरपास कर दिया है, यूके को भी कर दिया है। और टॉप 3 कौन कौन सी है? यूएसए, चाइना और जर्मनी। और जर्मनी को भी हम 2027 तक सरपास कर देंगे, ये प्रेडिक्शन है। और इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027-28। काफ़ी फोरकास्ट है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है। और आईएमएफ के बारे में जान लीजिए। आईएमएफ क्या है? 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। इंडिया जीडीपी राइज इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड, सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। ठीक है। ये इधर देख लीजिए, बहुत गैप है वैसे तो, कि 30 ट्रिलियन और ये है 19 ट्रिलियन डॉलर, और हमारी है 4.1। जर्मनी की भी 4.7 है। ठीक है। तो अभी तो हम इसको क्रॉस करेंगे, 5 ट्रिलियन बनेंगे कब तक? 2028 तक के आसपास तक। 27 में सरपास कर देंगे, 28 तक 29 तक हम शायद को उम्मीद है कि हम 5 ट्रिलियन भी बन जाएंगे। ठीक है। और यूपी का इसमें 1 ट्रिलियन का टारगेट है, जब देश 5 ट्रिलियन बनेगा। और लेकिन आप देखोगे डिफरेंस बहुत ज़्यादा दोस्तों, ये 20 के आसपास है, 30 के आसपास है। यूएसए सबसे ज़्यादा है 30 और चाइना है 20, तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद क्या है? एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक थर्ड है। लावरी इंस्टीट्यूट की जो एशिया पावर इंडेक्स है वो थर्ड पोजीशन में प्लेस करती है, बिहाइंड यूएस एंड चाइना। इंडेक्स क्या क्या मेजर करता है? मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, रिजिलियंस, फ्यूचर ट्रेंड्स, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस, इन सबको। ठीक है। ये और लोवी इंस्टीट्यूट क्या है? ये बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है।
इंडिया कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्म करता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी में, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में और इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद क्या, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025, इंडिया की रैंक है वो 23rd है। इंडिया रैंक 23rd ग्लोबली इन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025। और कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड हेनरिच फाउंडेशन इसको रिलीज करते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल एज सच भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रैंकिंग वो कोई यूएन की एजेंसी की तो है नहीं। तो फिर भी हमने देख लिया कि भाई जो आईएमडी एंड हेनरिच फाउंडेशन निकालते हैं, आईएमडी कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, जो कि इंडिया को 23rd ग्लोबल रैंक पर रखता है ट्रेड इंडेक्स में, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में। ठीक है। उसके बाद क्या है, कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया रैंक 36th। सीडीआई में कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है वो 36th है। ठीक है। बट अचीव्ड 8th पोजीशन इन एनवायरनमेंट कैटेगरी, ये इसमें जो है एक कैटेगरी होती है ना, उसमें एनवायरनमेंट कैटेगरी में 8th रैंक है, और इन टोटल 36वीं रैंक है। और रिलीज कौन करता है, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, सीजीडी इसको रिलीज करता है। और मेजर्स किस किस के बेस पे होता है, एड, फाइनेंस, माइग्रेशन, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, सिक्योरिटी, और स्वीडन का रैंक है फर्स्ट। ठीक है। आगे चलते हैं। एचडीएफसी बैंक बिकेम द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, इंडिया की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है कौन, एचडीएफसी बैंक रिक्लेम्स इंडियाज टॉप ब्रांड पोजीशन इन 2025। ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय एसेट। और मेजर इंडिसेस ट्रैकिंग ब्रांड वैल्यू इज इंक्लूड, एक तो है कांतार ब्रांच एंड ब्रांच फाइनेंस ग्लोबल 500 है ना। और उसके बाद क्या है, इसने शायद किसको सरपास किया है वो इसमें नहीं लिखा है, इसने किसको, टीसीएस को सरपास किया था, इसमें लिखा नहीं क्या, कहीं तो लिखा होना चाहिए। हाँ ये रहा, देखो इसने क्या है, एचडीएफसी ने टीसीएस को सरपास किया है। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी वाली जो है, ठीक है, उसको सरपास करके इंडिया का हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू कंपनी बन गया है। ठीक है। और कांटार ब्रांड इसको ट्रैक करता है। ठीक है। अमूल बिकम्स वर्ल्ड्स नंबर 1 कोऑपरेटिव। ठीक है। वर्ल्ड का पहला भी अपना है, दूसरा भी अपना है। पहला कौन सा है, ये अपना अमूल, और दूसरा कौन सा है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन इफको, सेकंड, दोनों अपने हैं। ठीक है। और ये कौन है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस निकालता है, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ठीक है। और अमूल फाउंडेड हुआ था 1946 में आनंद, गुजरात में। और आर्किटेक्ट किसका है, ये वर्गीस कुरियन जी का है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन जो है, दूध की जो क्रांति है वो वर्गीस कुरियन जी लेके आए थे। ठीक है। और कोऑपरेटिव्स प्ले ए मेजर रोल इन इंडियाज डेयरी सेक्टर में, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। ठीक। और ये आपका देख लो इधर, ये इसको के बारे में है ना, सेकंड रैंक। ठीक है। सहकर से समृद्धि इसका लोगो है, और ये है सहकर से समृद्धि, ये भी दोनों। ठीक है। टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल रैंक्ड नंबर 1। ठीक है। ये आईसीए यूरीज ने इसको निकाला है, कोऑपरेटिव मॉनेटरी रिपोर्ट 2025 के बेस पे। ठीक। उसके बाद क्या है, इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन, इंडिया क्लाइम टू थर्ड प्लेस ग्लोबली इन नंबर ऑफ क्लीन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट बिहाइंड चाइना एंड यूएसए। यूएसए चाइना के बाद जो क्लीन एनर्जी वाले प्रोजेक्ट में इंडिया थर्ड नंबर पे आ गया, थर्ड लार्जेस्ट क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन जो अभी फ्यूचर रेडी प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट है, उसमें थर्ड नंबर पे आ गया, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। बस इससे क्या है, इंक्लूड्स ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एंड ग्रीन स्टील एंड कार्बन कैप्चर, इन सबको इंक्लूड करता है। इंडिया का जो मेजर पुश है टुवर्ड एनर्जी ट्रांजिशन है, नेट जीरो 2070 के टारगेट को पुश करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैग ने रिपोर्ट निकाली है। ठीक है। कैग की जो स्टेट्स रिवेन्यू रिपोर्ट है, उसमें 16 स्टेट्स अचीव सरप्लस। ठीक है। उसमें 16 स्टेट्स में सबसे टॉप पे कौन है, उत्तर प्रदेश है। यूपी टॉप द लिस्ट ऑफ 16 रिवेन्यू सरप्लस स्टेट्स। ठीक है। और कितने के साथ, 37,000 करोड़ का सरप्लस है बजट में। फॉलोड बाय गुजरात 19,874। देखो यूपी मतलब कहाँ भी मारू स्टेट से कहाँ तक ला दिया है, ये क्रेडिट गोज टू योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। यूपी का इकोनॉमिक और हर एंगल पे यूपी ने अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी पिछले कुछ सालों से। ठीक है। उड़ीसा है 19,456, झारखंड है 13,564, कर्नाटका है 13,496। ऐसे करके आप याद रख लो कि पहले पहले 3-4 स्टेट याद रख लो कि पहले सबसे कौन है, यूपी है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी तो तीनों में बीजेपी की सरकार है।
ठीक है। और 3 जो सबसे डेफिसिट वाले हैं वो है आंध्र प्रदेश 43,488 करोड़, फिर उसके बाद तमिलनाडु है और फिर राजस्थान है, ठीक है, और फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से शायद इसमें नागालैंड या पंजाब ऊपर थे टॉप पे, क्योंकि ये तो टोटल अमाउंट पे है, ठीक है। और रिवेन्यू सरप्लस क्या है? रिवेन्यू रिसीप्ट ग्रेटर देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सबको पता ही है। रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट मेजर अंडर फिस्क, ये तो मैनेजमेंट बजट मैनेजमेंट एक्ट पढ़ाई होगा ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबल एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाला जो है, ठीक है। इसके टारगेट भी है FRBM एक्ट के, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026, इंडिया ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो है वो रीच हो गई 56.35%, हाईएस्ट एवर होगी। रिमार्केबली वुमेन एम्प्लॉयबिलिटी है 54%, मेंस को सरपास कर दिया है, ठीक है। टॉप एम्प्लॉयबल स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। कौन रिलीज करता है ज्वाइंटली? वीबॉक्स, CII, AICTC एंड UNDP, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, AICTE ये आप जानते हो, UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन, ये सब चारों हम इसको मिलकर निकालते हैं। आप इनकी सबकी फुल फॉर्म और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल बताइए मुझे, ठीक है। ये चारों इसको मिलकर रिलीज करते हैं। इवेलुएट स्किल अवेलेबिलिटी अमंग ग्रेजुएट्स एंड जॉब डिमांड इन इंडिया, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी रेट 56.35% पहुँच गई है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के बारे में बताता है कि भाई इतने लोगों की स्किल्स, और वुमेन ने सरपास कर दिया है मैन को 54% के साथ, ठीक है। रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, 7,280 करोड़ की स्कीम है। मैन्युफैक्चरिंग करनी है परमानेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स इन इंडिया के प्रमोशन के लिए, टारगेट प्रोडक्शन है 6,000 मीट्रिक टन का, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर EV मोटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, विंड टर्बाइंस, डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स एंड रडार्स में, स्मार्टफोन्स एंड हाई परफॉर्मिंग मैग्नेट्स, तो इन सब में यूज होता है। इसलिए सरकार ने इसको 6,000 मीट्रिक टन तक का उत्पादन करना 7,280 करोड़ की स्कीम के लिए इसको लागत कर दिया, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। आगे तो एनवायरमेंट है दोस्तों यहीं तक है। इंडिया है सिग्निफिकेंट रिजर्व इन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, बट इम्पोर्ट्स मोस्ट मैग्नेट फ्रॉम चाइना, चाइना से हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, जबकि हमारे पास आंध्रा में और उड़ीसा में अच्छे खासे रिजर्व है, तो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए सरकार ने कुछ स्कीम के लिए पैसा भी जारी कर दिया है, ठीक है, रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम के नाम से, ठीक है। द स्कीम एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना अंडर आत्मनिर्भर भारत के तहत, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसमें इतना ही है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं आज, और इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितने भी थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना एनवायरनमेंट और साइंस टेक, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो को प्यार दीजिए दोस्तों, ताकि सीरीज कंटिन्यू रहे। नहीं तो कई बार मन करता है कि काफ़ी लोग देख भी नहीं रहे हैं, ज़्यादा लोग इस चीज़ को, तो बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि आपको शायद वही लास्ट में वो चाहिए, मसाला चाहिए, और मसाला को दे दो, क्योंकि यार मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है लोगों की कि भाई लास्ट में एक 10 घंटे की वीडियो आए, मसाला मिले, हम उसको पी लें, उसमें याद कुछ नहीं रहता। देखो प्रोडक्टिविटी आपको देखनी पड़ेगी, आप ईयर लॉन्ग पढ़ोगे और मंथ वाइज सब ऐसे डिमार्केशन से पढ़ोगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस वगैरह ऐसे पढ़ोगे, तो आपकी रिटेंटिविटी ज़्यादा रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पढ़ो और आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, और सब लोगों को, सब दोस्तों को शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए कि इसको मंथ वाइज कवर करना है। और लास्ट में मैं मंथ वाइज के बजाय मैं लास्ट में जैसे सब्जेक्ट वाइज भी लेके आऊँगा, इन्हीं आर्टिकल को सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों शेयर कीजिए, और टेलीग्राम जो इसका PDF है वो मंथ के कंप्लीशन के बाद, मंथ का जो तीनों लेक्चर आ जाएंगे उसके बाद हम टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप इसकी PDF भी पढ़ लीजिए, प्रिंट लेके पढ़ना प्रिंट लेके पढ़िए, जैसा पढ़ना है वो आपकी मर्ज़ी है, आपको टैब में पढ़ना है, लैपटॉप में पढ़ना है, वैसे पढ़ लीजिए, और उसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।